हेलो गाइस, दिस इज़ मनप्रीत। वेलकम टू सत्यम एजुकेशन हब। आशा है आप सभी अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्टडी जीके सेट 29। तो जल्दी से जल्दी इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों में शेयर कर दें। साथ ही इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और हमारे लेटेस्ट वीडियो अपडेट के लिए बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा। और इस वीडियो का PDF प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को एक्सेस कर सकते हैं और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो जल्दी से जल्दी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, महिलाओं के द्वारा पहने जाने वाला पानो बाजू नामक एक पारंपरिक पोशाक भारत के कौन से राज्य का प्रसिद्ध है। देखिए, ये है पानो बाजू नामक एक पोशाक और ये संबंधित है गोवा से। राइट आंसर है ऑप्शन बी। निकटलोपिया रोग का अन्य नाम क्या है। देखिए, जो निकटलोपिया है इसको नाइट ब्लाइंडनेस कहा जाता है, यानी कि रतौंधी कहा जाता है। और जो रतौंधी है ये विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है और जो विटामिन ए है इसको रेटिनोल कहा जाता है। इस जो रोग है इसके ये मुख्य लक्षण आते हैं कि इसमें जो दो कलर हैं रेड और ग्रीन, इसमें व्यक्ति है वो डिफरेंस नहीं कर पाता है और इसमें व्यक्ति को नाइट में यानी कि रात में पास की वस्तुएं बिल्कुल भी साफ दिखाई नहीं देती। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन बी, रतौंधी या फिर नाइट ब्लाइंडनेस रोग। कौन से भारतीय दर्शन शास्त्र के दर्शन को स्कूल ऑफ थॉट्स या फिर भारतीय भौतिकवाद कहा जाता है। देखिए, भारत के जितने भी दर्शन शास्त्र हैं उसमें से एक मुख्य आता है लोकायत। इस शास्त्र को कहा जाता है भारतीय भौतिकवाद या फिर स्कूल ऑफ थॉट्स। राइट आंसर है ऑप्शन डी, लोकायत। मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी है। देखिए, जो मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी है ये कहा जाता है बुटोक्स को और ये हमारी बॉडी में हिप के बैक साइड में होती है और इसका अन्य नाम आता है ग्लूटस मैक्सिकम। राइट आंसर है ऑप्शन डी। कौन सा जीव अपने शिकार को पकड़ने के लिए पराश्रवित रंगों का प्रयोग करता है। देखिए, जो पराश्रवित रंगे हैं इनको इंफ्रासोनिक रेस कहा जाता है और इसकी रेंज आती है 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक और इसको अपने शिकार को पकड़ने के लिए यूज़ करता है चमगादड़। क्योंकि आपको ध्यान होगा कि जो चमगादड़ है ये नाइट में उड़ान भरते हैं, यानी कि ये नाइट में उड़ लेते हैं। तो इसका ये मुख्य कारण आता है कि जब भी ये रात को उड़ते हैं तो ये पराश्रवित रंगों को छोड़ते हैं और इनका ये मुख्य काम इसीलिए है, ये इसीलिए इन तरंगों को छोड़ते हैं क्योंकि जब भी इनके रास्ते में इस प्रकार से कोई भी अवरोध आता है तो ये अपने पराश्रवित रंगों को छोड़ते हैं और ये तरंग जब भी कोई सामने चीज़ आती है तो उससे टकराकर ये वापस आते हैं, जिससे इनको पता चलता है कि इनके रास्ते में कोई ना कोई चीज़ है जिससे वो टकरा सकते हैं। तब ये इसी प्रकार से ये अपने मार्ग का दर्शन करते हैं। तो इसी वजह से जो चमगादड़ हैं ये रात को अपने शिकार को पकड़ने के लिए पराश्रवित रंगों का यूज करते हैं। राइट आंसर है ऑप्शन सी, चमगादड़। रोइडियो क्या है। देखिए, रोइडियो है ये एक प्रकार का रोबोट है, लेकिन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जो रोबोट है ये वाला रोइडियो, इसका मुख्य कार्य क्या है। ये पुणे की गवर्नमेंट के द्वारा इसको शुरू किया गया था और इसको 2019 में जब 4 फरवरी से लेकर 10 फरवरी तक ट्रैफिक विभाग के द्वारा यहाँ पर एक सुरक्षा सप्ताह आयोजित किया जा रहा था, तब इस रोबोट को लॉन्च किया गया था और इसका जो निर्माण है ये 12 स्टूडेंट्स ने किया था जो कि मात्र 12 से 13 साल के ही थे। और इसका जो मुख्य कार्य है यानी कि इसका जो मुख्य उपयोग है ये किया जाता है कि इस रोबोट के द्वारा यातायात को सुचारू रूप से चलाया जा सकेगा, यानी कि ट्रैफिक जो है इसको कंट्रोल किया जा सकेगा इस रोइडियो रोबोट से। राइट आंसर है ऑप्शन बी। प्रकाश का वर्णक्रम यानी कि स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट, इसकी व्याख्या सबसे पहले किसने की। अगर मैं बात करूं कि जो प्रकाश का वर्णक्रम है ये क्या होता है, तो देखिए, जब भी कोई प्रिज्म है उसमें से हम एक तरफ से व्हाइट लाइट को गुजारते हैं, यानी कि सफ़ेद प्रकाश की किरण को गुजारा जाता है, तब ये 7 रंगों में आगे डिवाइड हो जाता है और इसी घटना को कहा जाता है स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। आपने जो वर्णक्रम ये है इसको आपने इंद्रधनुष में भी देखा होगा। तो अगर हम इसमें बात करें कि जो 7 कलर हैं वो कौन कौन से हैं, तो आप इसको विब की ओर से ध्यान में रखिएगा। वी से हो जाएगा वॉयलेट, आई से हो जाएगा इंडिगो, बी से ब्लू, जी से ग्रीन, वाई से येलो, ओ से ऑरेंज और आर से रेड। और इसमें ध्यान रखिएगा जो आर है यानी कि जो रेड है, इस कलर की जो तरंग दैर्ध्य है ये सबसे ज़्यादा होती है क्योंकि ये सबसे ज़्यादा दूरी तय करता है और जो वॉयलेट कलर है इसकी तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है।
और अगर हम बात करें कि इसकी जो व्याख्या है ये सबसे पहले किसने की, तो इसमें नाम आता है आइजैक न्यूटन का। राइट आंसर है ऑप्शन बी। और जो न्यूटन है इन्होंने अपनी पुस्तक एक प्रिंसिपिया है उसमें इन्होंने गति के 3 नियम भी दिए थे, और जो पहला नियम आता है इसको जड़त्व का नियम भी कहा जाता है, और साथ ही इसको गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। पर यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन बी, आइजैक न्यूटन। कैप्रा एगेग्रस हिरकस किसका वैज्ञानिक नाम है? अगर हम कुत्ते के नाम के वैज्ञानिक नाम की बात करें तो इसका नाम आता है कैनिस फैमिलियर्स, और जो गाय का नाम है इसका नाम आता है बॉस टेरस, और जो बकरा है इसको कहा जाता है कैप्रा एगेग्रस हिरकस, यानी कि ये इसका वैज्ञानिक नाम है। राइट आंसर है ऑप्शन सी। और अगर हम बात करें मुर्गी के वैज्ञानिक नाम की तो इसका नाम आता है गैलस गैलस डोमेस्टिकम। या आप इसके वैज्ञानिक नाम भी ध्यान रखिएगा, यहाँ राइट आंसर है ऑप्शन सी, बकरे का नाम। विदेशियों से भय निम्न में से कौन सा है? देखिए, अगर हम किसी भी वस्तु से डर की बात करते हैं तो उसके लिए यूज़ किया जाता है फोबिया, और इसमें अगर हम सभी फोबिया को डिस्कस करें तो सीटोफोबिया होता है खाने से डर को, और टॉक्सीफोबिया कहलाता है जहर से डर, और जो जेनोफोबिया है इसको कहा जाता है विदेशियों से भय। राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन सी। और जो थियोफोबिया है ये भी ध्यान रखिएगा, इसका डर आता है धर्म और देवताओं से, यानी कि कोई भी व्यक्ति है वो धर्म या फिर देवता इनसे डरता है, इसके नाम को मानने से डरता है, तो उसको थियोफोबिया कहा जाता है। यहाँ राइट आंसर है ऑप्शन सी, जेनोफोबिया। सिंगफन एलिफेंट रिजर्व कौन से राज्य में है? देखिए, ये जो रिजर्व है एलिफेंट रिजर्व, सिंगफन एलिफेंट रिजर्व, ये आता है नागालैंड के मोन जिले में। राइट आंसर है ऑप्शन सी। और ये भारत का तीसरा टाइगर रिजर्व है। और इसमें आप मुझे एक क्वेश्चन बताइए कि जो भारत का एलिफेंट प्रोजेक्ट लाया गया था वो कब लाया गया था? यहाँ राइट आंसर है ऑप्शन सी, नागालैंड। उपराष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है? देखिए, उपराष्ट्रपति को पद से हटाने की बात की जा रही है तो इसके लिए एक विशेष प्रक्रिया अपनाई जाती है। और अगर हम बात करें उपराष्ट्रपति की तो इस पद का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 63 में, कि अनुच्छेद 63 के अंतर्गत एक व्यक्ति भारत का उपराष्ट्रपति होगा। और इसके लिए 3 प्रक्रिया अपनाई जाती है। सबसे पहले तो इसके लिए विशेष प्रस्ताव पारित किया जाता है राज्यसभा में, उसके बाद में आता है लोकसभा की बारी। लोकसभा में इसमें मात्र साधारण बहुमत से ही प्रस्ताव को पारित कर दिया जाता है, और उसके बाद में बात आती है प्रेसिडेंट की, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा यहाँ से दोनों को ही यहाँ से प्रस्ताव को पारित होने के बाद में प्रेसिडेंट के पास भेजा जाता है, और जब प्रेसिडेंट इस पर साइन करता है तब ये पास माना जाता है, और तब उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटा दिया जाता है। और यहाँ ध्यान रखिएगा कि राज्यसभा, लोकसभा और प्रेसिडेंट ये तीनों ही भाग आते हैं संसद के, तो इसीलिए यहाँ पर जो बात की जा रही है कि इसे पद से कौन हटा सकता है, तो ये शक्ति आती है संसद में। राइट आंसर है ऑप्शन सी। बात ध्यान रखिएगा कि राज्यसभा में इस प्रस्ताव को विशेष बहुमत से पारित किया जाता है, और लोकसभा में इसके लिए मात्र साधारण बहुमत की ही ज़रूरत होती है, और इसके लिए जो प्रस्ताव है ये हमेशा ही राज्यसभा में ही लाया जाता है। राइट आंसर है ऑप्शन सी, संसद। किस यूरोपीय ने पहली बार भारत के लिए एक समुद्री मार्ग खोजा था? देखिए, भारत की खोज के लिए जाना जाता है यूरोपीय लोगों को, और एक यूरोपीय आया था 1498 में, वास्को डी गामा। इनको भारत की खोज के लिए जाना जाता है, और ये पहली बार केरल राज्य में कालीकट बंदरगाह पर आए थे, और उस समय वहाँ का एक राजा था जो कि एक हिंदू शासक था, चमोरिन। उसी के शासनकाल में ये आए थे, और ये थे एक पुर्तगाली। राइट आंसर है ऑप्शन सी। और इन्होंने जिस समुद्री मार्ग को खोजा था उसे कहा जाता है कैप ऑफ गुड होप, तो ये भी ध्यान रखिएगा। यहाँ राइट आंसर है ऑप्शन सी, पुर्तगाली। इस क्वेश्चन को इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि भारत की खोज किसने की थी, तो या तो उसमें पूछा जाएगा कि वो कौन था तो बता दीजिएगा पुर्तगाली, और नाम पूछा जाए तो आप बताइएगा वास्को डी गामा। तातमाडा जो कि हाल ही खबरों में था, ये कौन से देश की सेना है? देखिए, ये जो सेना है ये है म्यांमार की। राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी, और ये इस सेना का लोगो है। और अगर हम इस लोगो की बात करें तो ये देखिए, ये वाला जो लोगो है ये आता है भारतीय सेना का। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन बी, म्यांमार। और जो म्यांमार है ये भारत के बिल्कुल ही पूर्व में एक देश है। अनुच्छेद 12 से 35 के तहत मौलिक अधिकार हैं, इनको ये बिल्कुल लचीले हैं, इनमें संशोधन किया जा सकता है, ये उचित नहीं है, या फिर इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता।
देखिए, आपको पता होगा कि भारत के संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है और इसी को ही भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है और ये कहा था भीमराव अंबेडकर ने। और आपको ये ध्यान ही होगा कि समय समय पर भारत में मौलिक अधिकारों में चेंजेस किए गए हैं। जैसा कि आपको ध्यान होगा कि जो 44वां अनुच्छेद 1978 था, इसके अंतर्गत हमारा जो संपत्ति का मौलिक अधिकार था उसे हटाकर एक विधि कानून बनाया गया था अनुच्छेद 300A के अंदर। तो इस बात से आप याद रख सकते हैं कि जो हमारे मौलिक अधिकार हैं इनको संशोधित किया जा सकता है, यानी कि इसमें चेंज किया जा सकता है। जब भी कोई नया प्रावधान लाना है जो कि हमारी वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार अनुकूल नहीं है तो उसमें चेंज किया जा सकता है। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन बी कि इसमें संशोधन कर सकते हैं। विश्व प्रत्यायन दिवस एक्रीडिएशन डे 2020 का विषय क्या है? देखिए, ये जो डे है ये सेलिब्रेट किया जाता है 9 जून को और 2020 की अगर थीम की बात करें तो इसकी थीम है एक्रीडिएशन इम्प्रूविंग फूड सेफ्टी। राइट आंसर है ऑप्शन ए। किस देश ने अपना पहला कोयला एक्सचेंज स्थापित करने का निर्णय लिया है? देखिए, हाल ही 2020 में इस बात को सामने लाया गया है कि भारत जो है ये अपना पहला कोयला एक्सचेंज स्थापित करने जा रहा है। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन ए भारत। इसी के द्वारा ये निर्णय लिया गया है कि भारत में अब पहली बार कोयला एक्सचेंज स्थापित किया जाएगा जिसमें कोयले का आयात और निर्यात किया जा सकेगा। निम्न स्वतंत्रता सेनानियों में से कौन जेल में भूख हड़ताल के कारण मर गया था? देखिए, स्वतंत्रता सेनानियों ने बहुत ही लोगों ने अपनी जान दी है, बहुत ही लोग हमारे शहीद हुए हैं। तो इन्हीं में से पूछा जा रहा है कि भूख हड़ताल के कारण कौन मर गया था। तो देखिए, अगर हम बात करें जतिन दास की तो इन्होंने टोटल 63 डेज तक की भूख हड़ताल की थी और 64 डेज को इनकी मृत्यु हो गई थी। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन सी। और बात करें हम भगत सिंह की तो इनके बारे में बात आती है कि इनको 23 मार्च 1931 को अंग्रेजों के द्वारा फांसी की सज़ा सुनाई गई थी और इस दिन इनको फांसी दी गई थी। टोटल 3 लोगों को, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव। बीओडी क्या है? बीओडी यानी कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। देखिए, इसमें जो भी जीव हैं वो पानी के अंदर रहते हैं, यानी कि जो जितने भी जीव हैं वो पानी में रहते हैं तो उनके लिए उनको ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है अपने जीवन के निर्वाह के लिए। तो उसके द्वारा जितनी भी ऑक्सीजन की डिमांड की जाती है पानी में रहने वाले जीवों के द्वारा तो उसी को कहा जाता है बीओडी। यानी कि ऑप्शन में देखें तो पानी में जीवों के द्वारा उपयोग की जाने वाली ऑक्सीजन की मात्रा। राइट आंसर है ऑप्शन ए। लेकिन आप इस एक एग्जांपल से समझिए कि मान लीजिए ये एक पौंड है और इसमें कुछ जीव रहते हैं और मान लीजिए कि इसमें जो प्रदूषण का लेवल है ये थोड़ा बढ़ जाता है और जब भी प्रदूषण का लेवल बढ़ेगा तो वहाँ पर जो ऑक्सीजन है इसकी मात्रा क्या हो जाएगी? थोड़ी कम हो जाएगी और जो वहाँ पर ऑक्सीजन की कम मात्रा होने के कारण डिमांड है वो ज़्यादा होगी। तो यानी कि उस कंडीशन में जो बीओडी है ये बढ़ जाएगी। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि जब भी पानी में प्रदूषण की मात्रा बढ़ती है तब बीओडी की मांग बढ़ जाती है। तो यहाँ राइट आंसर है ऑप्शन ए, पानी में जीवों के द्वारा उपयोग की जाने वाली ऑक्सीजन की मात्रा। उपन्यास बर्निंग किसने लिखा है? देखिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ये जो उपन्यास है बर्निंग ये लिखा गया है मेघा मजूमदार के द्वारा। राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए। दबाव की इकाई क्या है? देखिए, दबाव इसको हम बोलते हैं प्रेशर और इसको ज्ञात किया जाता है फोर्स अपॉन एरिया, यानी कि फोर्स यानी कि बल और एरिया मतलब क्षेत्रफल। और आपको ध्यान होगा कि जो फोर्स है इसको हम न्यूटन में ज्ञात करते हैं और जो एरिया है इसको हम मीटर स्क्वायर में ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर जो इसकी इकाई है ये हो जाएगी न्यूटन वर्ग मीटर, यानी कि न्यूटन बटा में मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन ए। निम्न में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? कैबिनेट मिशन जो कि 1946 में भेजा गया था और इसके समय में भारत के वायसराय थे लॉर्ड वेवल और इसमें जो सदस्य थे उनकी संख्या थी टोटल 3, जिसमें नाम आते हैं पैथिक लॉरेंस और स्टेफर्ड क्रिप्स और एक आता है एवी अलेक्जेंडर या फिर हम कह सकते हैं एवी सिकंदर। लेकिन जो इसमें ऑप्शन सी है यानी कि जो मार्टिमर व्हीलर है ये इसमें नहीं थे। तो यहाँ पर पूछा गया है कि कौन नहीं थे, तो राइट आंसर है ऑप्शन सी मार्टिमर व्हीलर और ये 1946 में भेजा गया था, ध्यान में रखिएगा। और इसका जो मुख्य उद्देश्य था ये आया था भारत में संविधान सभा का गठन करने के लिए और भारत में अंतरिम सरकार का गठन करने के लिए।
और ध्यान रखिएगा जो कैबिनेट मिशन है इसका ऐसा कोई भी मानना नहीं था कि भारत का विभाजन किया जाए, ये बात भी ध्यान रखिएगा। राइट आंसर है ऑप्शन सी। मानव शरीर में सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? देखिए प्रकृति में अगर हम सबसे कठोर पदार्थ की बात करें तो वो आता है डायमंड, यानी कि जो हीरा है ये प्रकृति में सबसे कठोर पदार्थ है। और लेकिन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है। तो देखिए यहाँ आप डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ आपको टूथ एनाटॉमी दिखाया गया है और जिसके अंदर ये जो बाहरी परत है जिसको हम कहते हैं एनामेल, यानी कि दांत की जो बाहरी परत है जिसको एनामेल कहा जाता है, ये मानव के शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन बी, दांत की परत, या फिर ऑप्शन में आपको मिल जाएगा एनामेल। विषाणु जनित रोग निम्न में से कौन सा नहीं है? विषाणु जनित यानी कि वायरस जनित रोग कौन सा नहीं है? चिकन पॉक्स की बात करें तो ध्यान रखिएगा जो चिकन पॉक्स है ये वायरस से होने वाला रोग है और इसको हम चेचक कहते हैं और ये होता है वेरिसेला वायरस के कारण। टीबी है ये होता है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस और ये जो टीबी है ये एक प्रकार का बैक्टीरिया से होने वाला रोग है, बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु से होने वाला। तो देखिए ये वायरस से होने वाला रोग तो है नहीं, तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन सी। बात करें अगर हम डेंगू की तो डेंगू भी वायरस से होने वाला एक रोग है और डेंगू होता है अरबो वायरस के कारण और इसका जो मुख्य वाहक है ये आता है एक मच्छर जिसमें आता है नाम एडिस एजिप्टाई का। और जो पोलियो है ये भी आता है वायरस के कारण होने वाला रोग और इसके अंदर हमारा जो लीवर है ये खराब हो जाता है, ये ज़्यादा इफेक्ट होता है। तो देखिए जो टीबी है ये होने वाला रोग है बैक्टीरिया से। और ध्यान रखिएगा जो टीबी है इसके लिए एक BCG का टीका भी बनाया गया है जिसको कहा जाता है बैसिलस कालमेट ग्यूरिन। और क्योंकि देखिए जो बैसिलस कालमेट और ग्यूरिन है इस दो व्यक्तियों ने इस टीके का निर्माण किया था। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन बी, टीबी। और आप बताइए कि जो टीबी डे है ये कब बनाया जाता है और इसके बाकी नाम क्या क्या हैं, क्योंकि टीबी को सिर्फ टीबी से ही नहीं और भी इसके नाम आते हैं। तो टीबी किस किस को कहा जाता है बताइए। मोहनजोदाड़ो में मिली एक मुहर में 3 सींग और जानवरों से घिरे हुए एक भगवान को चित्रित किया गया है, वे कौन है? देखिए आप इस डायग्राम में देखिए आपको एक देवता दिखाई गए हैं जिसके 3 तो सींग हैं और ये छोटे छोटे जानवरों से जीवों से ये घिरे हुए हैं और ये है यहाँ की एक मुहर जो प्राप्त हुई है हमें मोहनजोदाड़ो से। तो ध्यान रखिएगा ये जो मुहर है ये प्राप्त हुई है मोहनजोदाड़ो से और इस प्रकार से इसमें दृश्य दिखाया गया है। और इस पर ये जो भगवान बैठे हैं ये माना जाता है कि ये हैं पशुपति महाराज, यानी कि लॉर्ड ऑफ एनिमल्स, पशुओं के पति यानी कि इनके पिता। तो यहाँ पर देखिए राइट आंसर है ऑप्शन सी। और ध्यान रखिएगा कि जो मोहनजोदाड़ो है इसकी खोज की गई थी 1922 में, लेकिन उससे पहले भी 1921 में हड़प्पा की खोज की गई थी। और जो मोहनजोदाड़ो है ये है सिंधु नदी के किनारे पर बसा हुआ। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन सी, पशुपति। गदर आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? गदर आंदोलन इसकी शुरुआत की गई थी 1913 में और ये इसका फ्लैग है, इस प्रकार इन्होंने ये वाला फ्लैग अपनाया था। और इससे जुड़े प्रमुख नेता आते हैं लाला हरदयाल। राइट आंसर है ऑप्शन डी। लेकिन देखिए ये तो इनसे जुड़े हैं फेमस लीडर थे लाला हरदयाल, लेकिन देखिए इसका जो प्रेसिडेंट है इसमें नाम आता है सोहन सिंह बाखना। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि जो गदर मूवमेंट है इससे इनके जो प्रमुख अध्यक्ष थे, मतलब इनके अध्यक्ष थे वो कौन थे, तो बताइएगा सोहन सिंह बाखना। लेकिन इनसे जुड़े प्रमुख नेता थे वो थे लाला हरदयाल। राइट आंसर है ऑप्शन डी। भगत सिंह की बात करें तो देखिए इन्होंने जॉन सैंडर्स की हत्या की थी और इनको 23 मार्च 1931 को 3 लोगों को एक साथ फांसी दी गई थी। और जो मैडम कामा है इन्होंने स्टुटगार्ट जर्मनी में भारत का झंडा लहराया था और इस बात के लिए ये बहुत ही फेमस है। तो यहाँ राइट आंसर है ऑप्शन डी। कल आपसे प्रश्न किया गया था, आपको बताना था कि पानीपत का तीसरा युद्ध जो कि हुआ था 1761 में, ये किनके बीच में लड़ा गया था? तो देखिए ये जो युद्ध है ये लड़ा गया था अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच में। राइट आंसर है ऑप्शन डी। और देखिए जो पानीपत के बाकी 2 युद्ध हैं, एक तो हुआ था 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, जिसमें इब्राहिम लोदी तो हार गया था और बाबर जीता था। तभी भारत में मुगल शासन की स्थापना हो गई थी। उसके बाद में आता है 1556 का। तो यहाँ राइट आंसर है ऑप्शन डी। आज आपके लिए प्रश्न है, आपको बताना है कि सत्यमेव जयते शब्द कौन से उपनिषद से लिया गया है। उपनिषदों की संख्या आती है टोटल 8, लेकिन आप उसमें से बताइए कि ऐसा कौन सा उपनिषद है
जिसमें से हमारा जो राष्ट्रीय वाक्य है सत्यमेव जयते, इसको लिया गया है, ग्रहण किया गया है। आपके पास ये 4 ऑप्शन हैं, आपको इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताना है और जो भी आप इसके बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट बता सकें तो आप प्लीज़ इसे शेयर कीजिएगा। तो ये थे आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपना सपोर्ट बनाए रखें हमारे साथ। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।